गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे अमित चौहान सर लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग का आगाज़ हो चुका है और केमिकल बॉन्डिंग में अब हमारा जो पार्ट चल रहा है वो पार्ट चल रहा है दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में अभी तक हम आपको बता चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और उसकी थियरीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थियरी ये कहती है ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग वन इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन केवल और केवल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से ही होती है, फुल्ली फिल्ड से नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी। और यहां जो बॉन्ड फॉर्मेशन की बात है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है डिपेंडिंग अपॉन ओवरलैपिंग, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसके बाद हमने कैटेगरी बी क्लासिफिकेशन की, और कैटेगरी बी क्या है हमारी? दैट इज अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में बना है, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको कवर अप कराया, अगर सेम एटम्स के बीच में बन रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है ना ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम के बीच में जीरो होता है। अब जीरो क्यों होगा? जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की है उसी इस हाइड्रोजन की है, यहां पर 2.1 यहां पर 2.1, सो दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है या मिनिमम है तो आपका जो बॉन्ड होता है वो प्योरली कोवेलेंट होता है, 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता है, 100% कोवेलेंट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा टाइप भी प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया। अगर यह शेयरिंग दो अलग अलग एटम्स के बीच में होती है, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दैट इज 4.0। मेरे प्यारे बच्चों, HF के अंदर आप जानते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा 1.9 और ये अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, हल्का सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। इस दौरान मॉलिक्यूल में चार्ज पोल्स बन जाएंगे, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को, क्लियर है, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से पहचाना जाएगा। पोलर कब होते हैं? जब शेयरिंग दो अलग अलग एटम्स के बीच में होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग अलग होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या? मॉलिक्यूल था कोवेलेंट और उसके अंदर चार्जेस आ गए, वो बात दूसरी है। स्मॉल चार्ज आया, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव। तो इस बात को साधारण शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, भाई मॉलिक्यूल था कोवेलेंट लेकिन उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर आ गया। मॉलिक्यूल था कोवेलेंट लेकिन आयनिक कैरेक्टर भी थोड़ा सा उसके अंदर आ गया। प्यारे बच्चों, यह पाया जाता है अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 का होता है तो मॉलिक्यूल के अंदर 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और उसके अंदर 50% आयोनिक कैरेक्टर होता है, 50% आयोनिक कैरेक्टर होता है, राइट? तो मॉलिक्यूल होगा 50% कोवेलेंट और 50% आयोनिक। अगर ये डिफरेंस कम होता जाएगा 1.9 से, अगर इधर जाओगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, 50, 60, 70, 80 और 100% कोवेलेंट हो जाएगा। कब? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो गया।
लेकिन अगर ये डिफरेंस और बढ़ा, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और बढ़ा, जैसे कि NaF में Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.0, फ्लोरीन की होती है मैक्सिमम 4.0 और डिफरेंस हो गया बढ़ के 3, दैट इज 3.0। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.9 से ऊपर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन अब और ज्यादा शिफ्ट होंगे और ज्यादा शिफ्ट होंगे और ज्यादा शिफ्ट होंगे, और ये डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि फाइनली ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बहुत ज्यादा, तो फाइनली दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ही चले जाते हैं। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, बन जाएगा, ये बन गया Na पॉजिटिव और ये बन गया F नेगेटिव। इसका मतलब मॉलिक्यूल में आ जाता है 100% आयोनिक कैरेक्टर। तो मॉलिक्यूल आपका 100% बन जाएगा आयनिक, मॉलिक्यूल बनेगा 100% आयनिक। तो आप इस बात को एक लाइन में ऐसे लर्न कर सकते हैं। पहला, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंबाइनिंग एटम में 1.9 होता है, 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है मॉलिक्यूल के अंदर और 50% होता है आयनिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम अगर 3 तक हो जाएगा 100% या प्योरली आयनिक हो जाएगा, प्योरली आयनिक। और अगर ये डिफरेंस कम होता जाएगा, फाइनली अगर 0 हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो गया तो बॉन्ड बन जाएगा प्योरली कोवेलेंट, बॉन्ड बनेगा प्योरली कोवेलेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहां पर एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक्सप्लेन आयनिक बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ, ionic bond is a special case of covalent bond। भाई क्या होता है, बॉन्ड तो था कोवेलेंट ही, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कंबाइनिंग एटम्स के बीच में अगर 3 हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो ये जो शेयरिंग है फाइनली दोनों इलेक्ट्रॉन एक कंबाइनिंग एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आयनिक बॉन्ड भी जो होता है वो एक स्पेशल सा ही केस होता है, और स्पेशल केस होता है किसका, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का या कोवेलेंट बॉन्ड का। और कब बनता है आयनिक बॉन्ड, तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बराबर हो जाता है, 3 के बराबर हो जाता है। तो जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है वो भी आयनिक में तब्दील हो जाता है। ऑलराइट, इस प्रकार आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। सेकंड केस आता है मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2। टाइप 2 भी आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, आपको एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ नंबर 1 BeCl2, नंबर 2 BeCl3, नंबर 4 PCl5, नंबर 6 दैट इज SF6। इन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, ऑन बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। आज के लेक्चर की मुख्य बात अब ये है, जरा इसे गौर से सुनिएगा, यहां से आज का लेक्चर अब उठना शुरू होगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं BeCl2। BeCl2 में सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल एटम पे ध्यान दो। सबसे पहले आपको ठीक से पता होना चाहिए सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमेशा जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आप समझेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान सेंट्रल एटम पे जाना चाहिए। सेंट्रल एटम वो होता है जो कम मात्रा में होता है या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब कम मात्रा में बेरिलियम है, सो बेरिलियम आपका सेंट्रल एटम हुआ। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन समझानी है तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को लो। अब बेरिलियम है, बेरिलियम का नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड दिस इज 2s2, 2 2
2p पड़ा हुआ है खाली। इसे कहते हैं कि ये आपका इस वक्त है ग्राउंड स्टेट, मतलब नॉर्मली। ग्राउंड स्टेट का मतलब लोअर एनर्जी स्टेट, जिसमें फिलहाल एटम पड़ा हुआ है। या बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो तो शायद ऐसे ही लिखी जाएगी। मेरा आपसे सवाल है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो ओवरलैप होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेंट्रल एटम में इस वक्त ग्राउंड स्टेट में, जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है ही नहीं। तो ये उस केस में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम बॉन्ड बनाने की स्थिति में नहीं होता और बॉन्ड नहीं बना सकता। अब ऐसी स्थिति में बेरिलियम क्या करेगा, ऐसी स्थिति में बेरिलियम अपने आप ही, ये कार्य तब होगा जब बेरिलियम को बॉन्ड बनाना है। तो बेरिलियम बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, बॉन्ड बनाता है ये एक्साइटेड स्टेट में, अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, या एक हायर एनर्जी स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। कैसे, सुनिए। बॉन्ड बनाएगा इस प्रकार कि बेरिलियम क्या करता है, बेरिलियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से 2p में एक्साइट कर लेता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये 2p में एक्साइट कर ले, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां 2s से 2p में एक्साइट कर लेता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना 2s से 2p में एक्साइट कर लेगा, अब इसके पास दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और अब आसानी से ये आपके 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और आसानी से अब बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाने की स्थिति में है। और बेरिलियम को अगर BeCl2 बनाना है, 2 बॉन्ड बनाने हैं। सो आपसे मेरा सवाल है, बेरिलियम नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड बनाता है, या अगर बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने हैं तो वो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा या एक्साइटेड स्टेट में? तो आपका सीधा आंसर रहेगा कि सर एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा। इसका मतलब पॉइंट लगा के, अभी एक पॉइंट लगा के आप लिखिएगा फटाफट, क्या कि सेंट्रल एटम अगर बॉन्ड बनाने होते हैं तो जरूरी नहीं केवल और केवल ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाए, वो एक्साइटेड स्टेट में भी बॉन्ड बना सकता है। मतलब अपना इलेक्ट्रॉन अगर जरूरत पड़ी तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप भी करा सकता है। लेकिन सेंट्रल एटम ये जो बॉन्ड बनाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, ये तब करता है जब उसके पास एटम्स आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। अगर आपसे कोई कहे भाई बेरिलियम खाली पीली बैठा हुआ है, उसे क्या जरूरत पड़ी है इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने की? इलेक्ट्रॉन एक्साइट बेरिलियम तब करता है जब 2 क्लोरीन उसके पास आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये जो एक्साइटेशन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में एक्साइट हुआ है, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन केवल और केवल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होता है। अगर एटम आइसोलेटेड है उस केस में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन नहीं होता है। साथ के साथ मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आप लर्न करें। क्या कॉन्सेप्ट लर्न करें? ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ये एक सेल से दूसरे सेल में एक्साइट नहीं होता। नोट करके पॉइंट लिखें, विद इन द सेल होता है। कैसे? विद इन द सेल 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, 3s से 3p में कर जाएगा, 3s से 3d में कर जाएगा। लेकिन सेकेंड सेल से थर्ड सेल 2s से 3s में जंप नहीं करेगा, 2p से 3p में जंप नहीं करेगा। तो ये 2 बातें आप ठीक से ध्यान रखेंगे। अब चलो मुझे बताओ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, और अब मुझे बताओ आप कि बताओ भाई, आप एक्सप्लेनेशन अब आप देंगे, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? अब फटाफट मुझे बताओ भाई PCl5 कैसे बनेगा। सीधा सीधा चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ PCl5 की तरफ। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस की क्या हो जाएगी? फास्फोरस की हो जाएगी दैट इज 3s2 3p3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब थर्ड सेल आ जाता है तो थर्ड सेल में 3 सबशेल होते हैं, 3s 3p 3d। यहां 3d भी पड़ा हुआ होता है लेकिन खाली होता है।
इसे आप ऐसे दिखा सकते हैं, s के अंदर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन और d के अंदर 5 ऑर्बिटल, लेकिन पांचों खाली है, पांचों खाली है। अब 11th क्लास स्टूडेंट बताएं, ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस के पास 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो ग्राउंड स्टेट में ये खाली 3 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन मेरे पास मॉलिक्यूल क्या है, PCl5। फास्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 5। मतलब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की जरूरत है, 5। तो अब इसको 5 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की जरूरत है। तो फास्फोरस क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग ना करके अपने एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करेगा। तो वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन 3s से 3d में एक्साइट कर लेता है, और जैसे ही 3d में एक्साइट करता है, जैसे ही 3d में एक्साइट करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए 5, और अब आसानी से ये 5 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए और अब आसानी से क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसी प्रकार अब आप साथ के साथ एक पॉइंट नोट लगा के लिख सकते हैं, क्या सेंट्रल एटम क्या करता है, कई बार बॉन्ड बनाने के लिए नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड ना बना के एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है। उस समय वो अपना एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में या एक सबशेल से दूसरे सबशेल में बिलोंगिंग टू द सेम सेल इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना कॉन्सेप्ट जानने के बाद चलते हैं अब आज के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर, और जो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है आज का वो है द टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट और चलते हैं आज के बहुत हॉट टॉपिक की तरफ, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। करते हैं इसको रब खटैक से। प्यारे बच्चों, अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसको जानने की और इसको समझने का अब हम प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक हम बात करते हैं टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, क्या ये टॉपिक होता है, इसकी केमिस्ट्री में ज़रूरत क्या पड़ती है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, अब बारी है इन सब बातों को जानने की। हाइब्रिडाइजेशन कई टिपिकल क्वेश्चंस के आंसर आपको केमिस्ट्री के अंदर देता है, जैसे कि अगर आपको शेप या स्ट्रक्चर जानना हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन जाननी हो, डाइपोल मोमेंट जानना हो, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, ये सब अगर आपको जानना हो किसी भी मॉलिक्यूल के विषय में, तो अकेला ही टॉपिक काफ़ी होता है, जिसे हाइब्रिडाइजेशन, या हम कह सकते हैं एक बड़ा मुख्य टॉपिक होता है जिसे हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पहचाना जाता है। इससे पहले कि हम हाइब्रिडाइजेशन शुरू करें, जानते हैं कुछ बातें अब तक जो इस चैप्टर में हम कवर अप कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा 2 तरह का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसमें आप जान चुके हैं, हमने आपको बताया है सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, या ओवरलैपिंग ज़्यादा होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कंपेरिजन टू द पाई बॉन्ड। इसके बाद सिग्मा बॉन्ड भी 3 तरह का होता है। अब जरा गौर फरमाइए, पीपी ओवरलैप, एसपी ओवरलैप से जो बनता है और एसएस ओवरलैप से जो बनता है। इसमें हमने आपको बताया हुआ है कि पीपी ओवरलैप सबसे ज़्यादा होता है, एसपी ओवरलैप उससे कम होता है और एसएस ओवरलैप सबसे कम होता है। इसका मतलब अगर कोई बॉन्ड पीपी ओवरलैप से बनता है, सिग्मा बॉन्ड, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर कहीं पे एसपी ओवरलैप है तो वो उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होगा, और इन दोनों के मुकाबले कम स्ट्रॉन्गर होगा जो एसएस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल के विषय में आप जानते हैं, यहां पर आपका सेंट्रल एटम जो होना है वो कार्बन होना है, और सेंट्रल एटम का मतलब क्या होता है, वो एटम जो कम मात्रा में होता है मॉलिक्यूल के अंदर या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब अगर कार्बन की ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ग्राउंड स्टेट में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, सो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राउंड स्टेट में नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p2। सो यहां पर ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट।
अब अगर कार्बन एटम को ग्राउंड स्टेट में ही अगर ऑब्जर्व किया जाए तो कार्बन एटम के पास केवल 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन होता है वो केवल और केवल 2 ही बॉन्ड बनाने की स्थिति में होता है, राइट। लेकिन अगर CH4 मॉलिक्यूल अगर हमें बनाना है तो हमें कम से कम कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी बॉन्ड पार्टिसिपेशन में केवल और केवल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में क्योंकि 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो कार्बन केवल और केवल 2 ही बॉन्ड बनाने की स्थिति में है। इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या कार्य करता है, कार्बन बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट में ना करके एक्साइटेड स्टेट में करता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बच्चों, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जंप करा देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जंप कर जाता है, यानी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो अब आप एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की स्थिति देखने वाले हैं कि कार्बन अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर, मतलब अगर कार्बन को हल्की सी एनर्जी मिले बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट में आप देखेंगे इसके पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और कार्बन अब यहां पर 4 बॉन्ड बनाने की स्थिति में है, राइट। सो ये हुई कार्बन की स्थिति। अब 4 हाइड्रोजन कार्बन के पास आएंगे। हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। ये एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके बाद दूसरा हाइड्रोजन 1s1, तीसरा हाइड्रोजन 1s1 और चौथा हाइड्रोजन दैट इज 1s1। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो कार्बन यहां पर एक बॉन्ड, पहला बॉन्ड कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बनाने वाला है, ये पहला हाइड्रोजन। यहां पर आप जानते हो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो s में होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ये 2s, हाइड्रोजन का भी s, ये इलेक्ट्रॉन s में है, ये s में है। तो पहला जो ये बॉन्ड बनने वाला है ये ss ओवरलैप से बनने वाला है, ss ओवरलैप से। अब दूसरा कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा, गौर से देखते रहिएगा, दूसरा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा, ये p के तीनों ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन के तीनों ऑर्बिटल p के हैं, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन s में है। यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो sp ओवरलैप से बनेगा, ये ओवरलैप होगा sp ओवरलैप। दूसरा बॉन्ड बनेगा, दूसरे बॉन्ड में ओवरलैपिंग होगी sp। इसके बाद तीसरा बॉन्ड बनाएगा कार्बन, ये s ऑर्बिटल है, 1s1 है, ये p में है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन तीसरे वाला p में है। ये भी जो थर्ड बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, ये भी sp ओवरलैप से बनने वाला है। अब जो चौथा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का बनना है, जो फोर्थ बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का बनना है, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड भी sp ओवरलैप से बनेगा, राइट। ये भी sp ओवरलैप से बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कार्बन जब 4 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा तो वहां पर एक तरह के ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और आप जानते हैं हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है ओवरलैपिंग अलग अलग ऑर्बिटल्स में अलग अलग होती है। ss ओवरलैप की स्ट्रेंथ अलग होती है, ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अलग होती है, sp में और अलग होती है, और सबसे अलग pp में होती है। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो pp में ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा, sp में उससे कम, ss में सबसे कम। इसका मतलब यहां पर इस बॉन्ड में ओवरलैपिंग अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी और इसमें अलग होगी। आप जानते हैं sp में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है और ss में ओवरलैपिंग उससे कम होती है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है ये जिनमें p कैरेक्टर्स है ये 3 बॉन्ड तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, और यहां पर जिसमें p कैरेक्टर नहीं है ये बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर होना चाहिए, क्योंकि हमने सिग्मा बॉन्ड में आपको बताया है
सबसे स्ट्रॉन्गर पीपी ओवरलैप से बनता है, उससे कम एसपी, सबसे कम एसएस। तो यहां पर जो एसएस ओवरलैप से बनेगा ये बॉन्ड तो वीकर होगा क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कम होगी, इसमें ओवरलैपिंग कम होगी तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। एसपी में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या ज्यादा होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक की जो भी आपको जानकारी दी गई है उससे ये निष्कर्ष निकलता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया, प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, प्रैक्टिकली ये पाया गया, क्या पाया गया प्रैक्टिकली ये पाया गया कि कार्बन के चारों बॉन्ड, कैमरामैन यश बी अलर्ट, कार्बन जो चारों बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाता है, कार्बन मतलब सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन से जो 4 बॉन्ड बनाता है, ये चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं, चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं, इनकी चारों की स्ट्रेंथ भी एक होती है, चारों की स्ट्रेंथ भी बराबर होती है। तो अब हुआ क्या, अब तक की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो जानकारी दी थी उस जानकारी के अनुसार तो निष्कर्ष ये निकल रहा था कि कार्बन जो सेंटर एटम होता है उसके अराउंड CH4 मॉलिक्यूल के अंदर और ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सिमेट्री है वो सेम नहीं रहेगी, ये सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया कार्बन का चारों हाइड्रोजन से जो बॉन्ड होता है वो इक्वल स्ट्रेंथ का होता है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और ओवरलैपिंग भी कार्बन के चारों तरफ बराबर ही होती है। वहां पर आकर जन्म हुआ, और जन्म हुआ एक बहुत सुंदर टॉपिक का, और सुंदर टॉपिक का दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब अभी तक मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, यह कंक्लूड कर सकता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत तब पड़ी जब सेंटर एटम के अराउंड हमने देखा ओवरलैप अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन ओवरलैप अलग अलग नहीं हुआ, ओवरलैप बिल्कुल सेम हुआ, बॉन्ड एक तरह के पाए गए। तो वहां पर केमिस्ट्री के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट आया, हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया और एक नया कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग हाउ द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक नए टॉपिक को और इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उस टॉपिक का नाम था हाइब्रिडाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, क्यों यह टॉपिक पढ़ा जाता है और इस टॉपिक से कितनी बातों का हमें उत्तर मिलता है, चलिए मिलके जानने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम। सबसे पहली बात तो मैं यहां पहला पॉइंट लिख देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है इट इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एटम। हमेशा सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि हाइब्रिडाइजेशन, पहला पॉइंट, अब कॉपी पेन रखिए और साथ के साथ नोट करते रहिएगा। ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा ये केवल और केवल सेंट्रल एटम को लेकर है। जैसे कि एग्जाम्पल CH4 अगर मैं ले तो कार्बन की बात करेगा, BeCl2 अगर मैं ले लूं, कम मात्रा में BeCl2 है तो Be की बात करेगा। अगर मैं PCl5 ले लूं, 5 क्लोरीन 1 फॉस्फोरस, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस की बात करेगा। और अगर हम SF6 ले लेते हैं तो 1 सल्फर है, 6 फ्लोरीन है तो केवल और केवल 1 सल्फर की बात होगी। तो क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन? इट मे बी डिफाइंड एज अ फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम। मतलब एक सेंट्रल एटम क्या काम करता है, यह सेंट्रल एटम क्या काम करता है, इससे पहले कि 4 हाइड्रोजन उससे बॉन्ड बनाने आए। अगर 4 हाइड्रोजन इसी स्थिति में इससे बॉन्ड बनाने आए, इसी स्थिति में, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पाया जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में पाए जाएंगे। इस स्थिति में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, 1 s में है, 3 p में है। अगर ऑर्बिटल्स अलग अलग यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए तो अलग अलग स्ट्रेंथ के बॉन्ड बनेंगे क्योंकि अलग अलग ओवरलैपिंग होगी। तो सेंटर एटम क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है
सेंट्रल एटम अपना एक काम करता है, बॉन्ड बनाने से पहले अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिन्हें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना होता है उनको मिक्स कर लेता है, या अपने वैलेंस ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर लेता है। मिक्स करने के बाद इन चारों को पहले ये मिक्स कर लेगा, मिक्स करने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाएगा, और वो जो नए ऑर्बिटल्स एक सेंट्रल एटम बनाता है, राइट, वो कैसे ऑर्बिटल होते हैं? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, नए ऑर्बिटल्स बनाएगा विच आर आइडेंटिकल इन शेप, जिनकी शेप एक जैसी होगी और जिनकी एनर्जी एक जैसी होगी, राइट। मतलब रिपीट करता हूं एक बात, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल एटम पहली बात क्या करता है, आज सारे बच्चे इसे जानने की कोशिश करेंगे, एक एक बच्चा इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से अपनी पहचान इस टॉपिक के अंदर बनाएगा। सेंट्रल एटम क्या करता है, बॉन्ड बनाने से पहले ये कार्बन बेचारा इन चारों हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने से पहले ये अपने इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता है। किस किस को? 2s का एक ऑर्बिटल 2p के 3 ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करता है। इसी प्रकार हर एक सेंट्रल एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पहले वो मिक्स करता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम, एक ही एटम के अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता है, नए ऑर्बिटल्स बनाता है, और ऐसे नए ऑर्बिटल बनाता है जिनकी शेप एक जैसी होती है और जिनकी एनर्जी भी इक्वल होती है। मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि उनकी ओवरलैपिंग अलग अलग होती है। एस ऑर्बिटल अलग स्ट्रेंथ तक अलग ओवरलैप करता है, पी ऑर्बिटल अलग ओवरलैप करता है, और ओवरलैप अलग अलग होता है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। जानने की कोशिश करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है और कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहली हाइब्रिडाइजेशन है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ही आप पहला टाइप हाइब्रिडाइजेशन का समझोगे, सारी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम क्या काम करेगा? अपना एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेगा। जब ये इनको इंटरमिक्स करेगा तो दो नए ऑर्बिटल बनाएगा। सेंट्रल एटम के पास एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है। बॉन्ड बनाने से पहले वो एक एस और एक पी को इंटरमिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद जितने इंटरमिक्स करता है उतने नए बनते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं इन्हें कहा जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ऑलराइट, अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपके स्पेस में ऐसे पाए जाते हैं। एक ऑर्बिटल ऐसे रहा, राइट, ये इसके सामने का लोब रहा, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहा, ये उसका लोब रहा। पी ऑर्बिटल में ये पी ऑर्बिटल है और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है। पी ऑर्बिटल में आप देखेंगे दोनों लोब बराबर होते हैं, जबकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अगर आप देखेंगे एक लोब बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और ये आपके पी ऑर्बिटल्स हैं, राइट। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पर एक एस और एक पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है या हाइब्रिडाइज्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया BeCl2, हमने लिया BeCl2, हमने लिया BeH2, हमने लिया C2H2, हमने लिया CO2।
कोई भी एग्जाम्पल आप उठाइए, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, सारे के सारों में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, चलो और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं इस sp हाइब्रिडाइजेशन को। एग्जाम्पल लेता हूं मैं सबसे पहले BeH2 का। सबसे पहले एग्जाम्पल बेरिलियम हाइड्राइड का एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझें तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, याद रखना, सेंट्रल एटम का है। तो BeH2 में पहले बेरिलियम को उठाओ, ये रहा बेरिलियम। बेरिलियम का नंबर होता है 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, दैट इज 1s2 एंड दिस इज 2s2। 2p में इलेक्ट्रॉन होगा 0, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखते हैं, अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखते हैं तो यहां पर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है 2s2, और 2p के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेरा सवाल आप लोगों से है, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ और टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से अपने अंदर उतारने का प्रयास करना। बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी कहती है जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं। ग्राउंड स्टेट में अगर इसने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बना ही नहीं सकता क्योंकि एक भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है। सो बेरिलियम क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर कर देता है, यहां से यहां। अब बेरिलियम आ गया एक्साइटेड स्टेट में। सो बेरिलियम जो बॉन्ड बनाएगा ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाएगा, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। अब ये क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये 2s है, ये 2s है और ये 2p है। अब ये क्या करेगा, अगर ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। एक बार s ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए जाएगा, एक बार p जाएगा। दोनों की शेप अलग अलग, तो दोनों की ओवरलैपिंग अलग अलग और दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग। सो बेरिलियम पे क्या होगा, एक तरफ p बॉन्ड बनाएगा, एक तरफ s बॉन्ड बनाएगा, एक तरफ ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा, एक तरफ कम मजबूत बॉन्ड बनेगा। सो बेरिलियम सेंट्रल एटम क्या करता है, सेंट्रल एटम ये कार्य करता है कि भैया वो स्टॉप करता है कि अभी बॉन्ड बनाने की जल्दी नहीं है। वो पहले क्या करेगा, पहले इन ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा, s को और p को इंटरमिक्स करेगा। अपना एक s ऑर्बिटल, अपना एक p ऑर्बिटल, इनको इंटरमिक्स करेगा। यहां पर एक s एक p, एक इलेक्ट्रॉन s में है, एक इलेक्ट्रॉन s में है, एक इलेक्ट्रॉन p में है। ये क्या करेगा, एक s और एक p, इस s को और इस p को आपस में इंटरमिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं। ये 2 नए ऑर्बिटल बनाएगा और उन नए ऑर्बिटल को क्या कहा जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो सेंट्रल एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को नहीं, अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने देता है। और ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, इनकी शेप एक जैसी होती है, और अगर शेप एक जैसी होगी तो इनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी। तो ये जो बेरिलियम होता है, ये इन ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में ना जाने देके ये क्या करता है, इन ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग के लिए भेजता है। और स्पेस में ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल कैसे पाए जाते हैं, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऐसे। ये रहा एक ऑर्बिटल, ये रहा एक ऑर्बिटल, ये रहा। मेरे प्यारे बच्चों, ये स्थिति रहेगी बेरिलियम की, ये स्थिति रहेगी बेरिलियम की। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब आप यहां पर फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर हम बाकी इस मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन इधर शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो बेरिलियम की स्थिति क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बेरिलियम की स्थिति है कुछ इस प्रकार है, राइट, ये इस प्रकार है।
एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है बेरिलियम में, और एक इलेक्ट्रॉन यहां है। अब ये है बेरिलियम, दिस इज बेरिलियम। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, हमें बनाना है BeH2। जब तक सेंट्रल एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक जैसा नहीं कर लेगा तब तक बॉन्ड नहीं बनाता है। बेरिलियम ने अब अपने पुराने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर लिए, नए ऑर्बिटल्स बना लिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिए। अब ये बॉन्ड बनाने की स्थिति में आया है। अब ये दो हाइड्रोजन को आमंत्रित करेगा अपनी तरफ, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आप जानते हैं, क्या जानते हैं? हाइड्रोजन की जो शेप होती है वो हाइड्रोजन के में इलेक्ट्रॉन होता है s ऑर्बिटल में 1s1, यानी कि s ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, यहां एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये रहा दूसरा s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब क्या होगा? अब हाइड्रोजन बेरिलियम हाइड्रोजन, अब ये आपस में नजदीक आएंगे और नजदीक आके ये इधर ओवरलैप करेगा, ये इधर ओवरलैप करेगा। ऑल राइट। और अगर अब यहां पर ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग होगी कुछ इस प्रकार, ओवरलैपिंग होगी कुछ इस प्रकार, ऐसे ये रहा, यहां पर रहा ये इलेक्ट्रॉन रहा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ऐसे ओवरलैप करेगा, ये यहां पेयर्ड अप हो जाएगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसका रहा, ये इधर से ओवरलैप करेगा, ये इधर से ओवरलैप करेगा, ये रहा बेरिलियम, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, बन गया आपके पास मॉलिक्यूल BeH2। अब BeH2 के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं? BeH2 के बारे में अब आप ये बता सकते हैं, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है यहां पर, दैट इज 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। यहां पर अगर आप बॉन्ड एंगल देखेंगे तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। शेप कैसी है? ये शेप है बिल्कुल लीनियर, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, तो शेप है लीनियर। तो आप यहां पर दो बातों का उत्तर, शेप मतलब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। राइट, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या क्या बता सकते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है, दो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, इक्वल इन शेप एंड आइडेंटिकल इन शेप एंड इक्वल इन एनर्जी। ये सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके sp हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। यहां पर आप sp हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वो लीनियर शेप का होता है, जिनमें अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उनकी शेप लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल उनमें 180 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले दो तीन क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए। पहला, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? भैया हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑल राइट, फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम या सेंट्रल एटम। क्लियर है? और फिर होता है क्या है? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, जिन्हें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहा जाता है, आइडेंटिकल इन शेप एंड इक्वल इन एनर्जी। सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाने से पहले अपने पुराने ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है, नए ऑर्बिटल्स बनाता है, शेप एक जैसी होती है, और अगर शेप एक जैसी होगी तो ओवरलैप एक जैसा होगा और सेंटर एटम के चारों तरफ बॉन्ड फिर इक्वल स्ट्रेंथ का बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर चाहें, जैसे ये बेरिलियम है, यहां पर इस पॉइंट पर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे कि ये रहा बेरिलियम, इस तरफ एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे। फिर एक हाइड्रोजन आया, इधर से आया, वो इधर से पेयर्ड अप हो गया, एक हाइड्रोजन आया, वो इधर से पेयर्ड अप हो गया। अब भी आप ये आंसर दे सकते थे कि जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल BeH2 में जो होगा 180 डिग्री का होगा और जो शेप होगी लीनियर होगी। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, याद रखो, लर्न कर लो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है
तो बॉन्ड एंगल 180 का होगा और जो शेप होगी वो लीनियर शेप होगी। आगे बढ़ने से पहले 3 बातों के उत्तर आपको बहुत अच्छे से आपके हाथ लग गए होंगे। पहला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, डिफाइन एसपी हाइब्रिडाइजेशन बाय गिविंग एन एग्जांपल। डिफाइन एसपी हाइब्रिडाइजेशन बाय गिविंग एन एग्जांपल। हाइब्रिडाइजेशन बाय गिविंग एन एग्जांपल। गिविंग एन एग्जांपल। तो आप यहां पर एक एग्जांपल देके एसपी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, वाई BeH2 इज लीनियर। आप बताओ भाई ये लीनियर क्यों है? अरे लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उनकी शेप लीनियर होती है, राइट। इसके बाद टेल, ऑल्सो टेल बॉन्ड एंगल आपको बताना है, दैट इज एंगल HBEH। बताओ भाई बॉन्ड एंगल कितना होगा? जो HBEH कितने डिग्री का होगा? 180। तो यहां पर इस प्रकार अभी तक आप ये तीनों क्वेश्चन के आंसर बड़े अच्छे से, बड़े सरल तरीके से, बड़े आसानी से आप देने की स्थिति में है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन को और आगे बढ़ाने के लिए अब हम क्या करते हैं, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें और बढ़ते हैं आगे। अब बारी है सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की जिसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s और 2 p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। एक s और 2 p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। आप जानते हैं एक p ऑर्बिटल ऐसे होगा z एक्सिस के अलोंग, एक x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग होगा, ऐसे होंगे। तो कोई भी 2 p ऑर्बिटल आपने ले लेने हैं। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, एक s 2 p, याद रखो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। अब 3 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 1, 2 और 3। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने बड़े आसान होते हैं क्योंकि इनकी सबकी शेप एक जैसी ही होती है हमेशा। ऑल राइट, अब बने 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। स्पेस के अंदर ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं। स्पेस के अंदर तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये ऐसे और ये ऐसे। अब आपसे अगर कोई कहता है कि भाई इसके अंदर बताओ कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, तो हमेशा याद रखना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक लोब बहुत छोटा होता है, एक बड़ा होता है। जितने छोटे लोब्स होते हैं उन्हें काउंट कर लो। यहां पर एक छोटा, दूसरा छोटा लोब और तीसरा। इसका मतलब एक s और 2 p, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए हैं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, सवाल आया कि सर स्पेस में ये ऐसे ही क्यों पाए जाते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर वो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। अब अगर मैं ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लूं तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और ये स्पेस में अपने आप को इस पोजीशन पे ले जाके सेट कर लेंगे जहां इनका रिपल्शन कम हो। और रिपल्शन कम कब होगा? रिपल्शन कम होगा जब इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का आ जाएगा। अगर इसके अलावा आप इन तीनों इलेक्ट्रॉन को अगर ले जाने की कोशिश करोगे तो इनमें रिपल्शन बना रहेगा, ये अनस्टेबल स्टेट में रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, आपस में तब तक एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं जब तक रिपल्शन मिनिमम ना हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम ना हो जाए। तो ये तीनों ऑर्बिटल स्पेस में
जब तक इस पोजीशन को एक्वायर नहीं कर लेते तब तक ये स्टेबल स्टेट में नहीं होते। तो ऐसी ही शेप क्यों पाई जाती है, ऐसी शेप या ऐसी ही ज्योमेट्री क्यों पाई जाती है, क्योंकि ऐसी ज्योमेट्री में इनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब जानने की कोशिश करते हैं एग्जांपल्स। भाई कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सबसे पहला हम एग्जांपल लेके चलेंगे, दैट इज BCl3। दूसरा एग्जांपल हम लेके चलते हैं, दैट इज C2 और H4। नेक्स्ट और भी बड़े सारे एग्जांपल इसके अंदर आते हैं। पहले एक एग्जांपल लेके अपनी बात को समझते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, BCl3, मान लो इस मॉलिक्यूल की मुझे फॉर्मेशन समझानी है, तो मैं सबसे पहले यहां पर लेता हूं बोरोन। बोरोन का नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगी 2s2 और ये हो जाएगा दैट इज 2p1, ये हो गया 2p1। अब ग्राउंड स्टेट में आप जानते हो सेंट्रल एटम ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, जबकि बोरोन को बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3। तो कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की जरूरत है, 3। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट कर लेगा। तो ये जो बॉन्डिंग करेगा एक्साइटेड स्टेट में करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां और ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन यहां। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है एक इलेक्ट्रॉन तो इसका 2s में है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2p में है, 2 इलेक्ट्रॉन 2p में है। तो अब बोरोन क्या करता है, सेंट्रल एटम क्या करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे एक जैसे ऑर्बिटल्स में नहीं है, तो ये क्लोरीन को कहता है जस्ट होल्ड, अभी आप होल्ड रखें। तो ये क्या करता है, अपने इन ऑर्बिटल्स को, अपने इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पहले इंटरमिक्स करता है, और इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिनोमेनन को क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन क्योंकि इसने एक s और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स किए, एक s और 2p के इंटरमिक्स किए, तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, क्या बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत जाता है। जानने की कोशिश करते हैं। बोरोन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, एक s में है 2p में है, तो ये रहा एक s में है 2p में है, इसकी स्थिति कुछ ऐसी होगी। केवल और केवल सेंट्रल एटम की बात करो हाइब्रिडाइजेशन में, केवल सेंट्रल एटम, अभी Cl का कोई जिक्र नहीं। बोरोन इससे पहले 3 क्लोरीन आके उस पर हमला करें, वो क्या करता है, पहले अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके एक जैसा कर लेता है। अब ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होंगे, जब ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होंगे तो 3 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, इन्हें कहा जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और हर एक का नाम, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये क्या करता है, तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा, 3 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएगा, और अब ये तीनों के तीनों स्पेस के अंदर ऐसे पाए जाएंगे। बोरोन की स्थिति स्पेस में इस प्रकार पाई जाएगी। अगर आप इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक ऑर्बिटल ऐसे होगा बोरोन का, एक ऐसे होगा, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे होगा। अब एक क्लोरीन इधर से आएगा, एक क्लोरीन इधर से आएगा, एक क्लोरीन इधर से आएगा। अगर आप इसे ज्वाइन कर देते हो, अगर आप इसे ज्वाइन कर देते हो तो इस शेप को कहा जाता है, इस ज्योमेट्री को कहा जाता है, इस शेप को कहा जाता है, शेप को कहा जाता है ट्रायंगुलर प्लेनर। इस शेप को कहा जाता है ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर, इस ज्योमेट्री को ट्रायंगुलर प्लेनर कहते हैं। और ये जो एंगल है Cl BCl, और ये जो एंगल होगा, जो बॉन्ड एंगल यहां पर पाया जाएगा, बॉन्ड एंगल यहां पर पाया जाएगा 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल यहां पर पाया जाएगा 120 डिग्री। तो याद रखेंगे, पॉइंट को बेशक आप शॉर्ट नोट लगा के लिख लीजिए। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है स्मॉल s स्मॉल p, तो याद रखेंगे शेप होती है लीनियर, शेप होती है लीनियर, और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। अभी आपने देखा sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है
तो शेप हो जाएगी ट्राइंगुलर प्लेनर, शेप हो जाएगी ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर, और आपका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। शेप लीनियर 180 डिग्री एंगल, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ट्राइंगुलर प्लेनर और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार अब आप चाहो और डिटेल में चाहते हो तो बोरोन की स्थिति कुछ ये है बोरोन की स्थिति, एक ये रहा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और एक ये रहा। अब बोरोन इन 3 Cl को यहां पर निमंत्रण देगा कि भाई आइए अब बॉन्ड बनाते हैं। अब आएंगे 3 क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप जानते हो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो p ऑर्बिटल के अंदर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर होता है। तो एक क्लोरीन आएगा यहां से, ये बोरोन है, एक क्लोरीन आएगा यहां से, ये एक क्लोरीन, क्योंकि इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल के अंदर है। एक क्लोरीन इधर से आएगा, राइट, ऐसे, एक क्लोरीन ऊपर की तरफ से आएगा ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और एक क्लोरीन आएगा इधर से अपना एक इलेक्ट्रॉन को लेकर ऐसे, इज इट विजिबल? यहां से ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कुछ इस प्रकार होगी। ये क्लोरीन इधर से ओवरलैप करेगा, यहां से पेयरिंग हो जाएगी ऐसे, और ये क्लोरीन इधर से ओवरलैप करेगा, इसका एक p ऑर्बिटल इधर से ओवरलैप करेगा, और ये इधर से ओवरलैप करेगा। तो आप समझ जाइए यहां पर बॉन्डिंग होगी कुछ इस प्रकार, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, और ये तीसरा क्लोरीन। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या आप इसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 1। नंबर 2, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई BeCl2 BeCl3 इज ट्राइंगुलर प्लेनर। आपसे पूछा जा सकता है बताओ भाई ये ट्राइंगुलर प्लेनर क्यों है? वाई BeCl3 इज ट्राइंगुलर प्लेनर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, टेल एंगल, बॉन्ड एंगल पूछा गया है, Cl बोरोन Cl, आपको ये बॉन्ड एंगल बताना है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर। आपको ये बताना है कौन सा एंगल बड़ा होगा, एंगल HBEH, एंगल CLBCL। मेरे प्यारे बच्चों, यहां हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। यहां हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, बॉन्ड एंगल होता है 120। अब आप बताओ बड़ा कौन सा है? पहले वाले में हाइब्रिडाइजेशन sp, बॉन्ड एंगल 180, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। आंसर सीधा आपके पास है, दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटर, ये बड़ा होगा। इस प्रकार आज के लेक्चर में आपने देखा कि हमने दो नए कॉन्सेप्ट आपको बताए। पहला कॉन्सेप्ट आपको जो बताया गया फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट होता है, और हाइब्रिडाइजेशन के दौरान सेंट्रल एटम क्या करता है, बाकी एटम्स को के बॉन्ड बनाने से पहले अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वो इंटरमिक्स करता है, नए ऑर्बिटल्स बनाता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है, और वे नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो रेस्ट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। आज हाइब्रिडाइजेशन के दो टाइप आपको कराए गए, एक sp हाइब्रिडाइजेशन,
और एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप ट्रायंगुलर प्लेनर और बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। थैंक यू।